Hello friends, good afternoon and welcome back to my YouTube channel ePartCom. So friends, in my last class जो हमने लास्ट वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने लेबर टर्नओवर के बारे में डिस्कस किया था। लेबर कॉस्टिंग हम कर रहे थे। लेबर कॉस्टिंग क्या है, लेबर कंट्रोल क्या है, लेबर टर्नओवर क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू कैलकुलेट द लेबर टर्नओवर। हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी और उसके साथ हमने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था कि लेबर टर्नओवर को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसमें हमने 6 मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था। सो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं उसी वीडियो की कंटिन्यूएशन में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं उसके आगे जो चीज़ें हैं जैसे ओवर टाइम है, आइडल टाइम है, कैजुअल वर्क टाइप ऑफ वर्कर्स हैं, उन चीज़ों को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये जो हमारा वीडियो होगा ये टोटली थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। यहाँ पे हम कॉन्सेप्चुअल चीज़ें जो है वो डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट चीज़ों के। यहाँ पे हमारा कोई न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पूरी अपनी थ्योरेटिकल जो इस चैप्टर में थ्योरेटिकल चीज़ें हैं जैसे आइडल टाइम क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ओवर टाइम क्या है, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, हम पहले स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ वर्कर से। टाइप्स ऑफ वर्कर्स, हमें पता है कि जब भी हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जनरली वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्कर्स इन द फैक्ट्री। जब मतलब नॉर्मली हम क्या है फैक्ट्री के रिगार्डिंग बात करते हैं कि फैक्ट्री में हमारी कॉस्टिंग कैसे होगी, फैक्ट्री में हमको, क्योंकि यहाँ पर हम सीधा सीधा प्रोडक्शन से रिलेटेड चीजें हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वर्कर की जब भी हम बात करेंगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग में जो वर्कर्स होते हैं जनरली जो हमारे होते हैं वो होते हैं कैजुअल वर्कर्स, कैजुअल वर्कर्स और आउट वर्कर्स। और भी बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, लेकिन इन दोनों को हमको स्पेशली या हम कह सकते हैं स्पेसिफिकली पढ़ना है, क्योंकि नॉर्मल क्या होते हैं कि हमारे पास रेगुलर वर्कर्स हैं जो हमारे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वो रेगुलर हैं। ठीक है, लेकिन ये तो स्पेशल टाइप के वर्कर्स के बारे में हमें अलग से पढ़ना है कि उस टाइप के अलावा भी इन दो तरह के वर्कर्स हमारे पास होते हैं जिनका कॉन्सेप्ट हमें समझना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे जो स्पेशल दो तरह के टाइप्स ऑफ वर्कर्स हैं उनको हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। तो पहले हम शुरू करते हैं कैजुअल वर्कर से कि कैजुअल वर्कर्स क्या हैं। कैजुअल वर्कर्स, जिसको हम जनरली टर्म जिसके लिए हम यूज करते हैं बादली वर्कर्स उनको हम बोलते हैं। ठीक है, तो जो बादली वर्कर्स हैं दे आर द टेम्परेरी वर्कर्स, वो परमानेंट वर्कर्स नहीं हैं, वो डेली बेसिस पे, डेली वेज रेट के बेसिस पे हम उनको क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। ठीक है, जैसे कि सबको पता है, जैसे सपोज दैट मुझे अपने घर का कंस्ट्रक्शन करवाना है, ठीक है, या हम पहले अपना एग्जांपल ले लेते हैं फिर हम फैक्ट्री से रिलेटेड एग्जांपल लेंगे। सपोज दैट मुझे अपने घर का कंस्ट्रक्शन करवाना है या व्हाइट वॉश करवाना है, तो हम क्या करते हैं, एक जगह होती है जहां चौराहे पे या कहीं पर भी, वहां पर जो है काफी सारे बादली वर्कर्स बैठे होते हैं। हम वहां से जाते हैं, एक आध दो को पकड़ कर लेके आते हैं, अपना घर का काम करवा लेते हैं, 1 दिन 2 दिन जो भी होता है करके हम उसको डेली बेसिस पे हम उसको पेमेंट देते हैं। उसका वेज रेट जो भी होता है 500 600 जो भी वेज रेट गवर्नमेंट ने फिक्स किया है उसके बेसिस पे हम उसको पेमेंट कर देते हैं। तो इसी तरह से क्या होता है फैक्ट्रीज को क्या होता है कि जब कुछ ऐसे कामों के लिए कुछ ऐसे काम होते हैं जब उसको एडिशनल वर्कर्स की जरूरत होती है, तो क्या करते हैं कि वर्कर्स को वो डेली बेसिस के मतलब डेली वेज रेट के बेसिस पे हम क्या करते हैं, उनको हायर करते हैं और उनसे हम काम करवाते हैं। तो कैजुअल वर्कर्स या बादली वर्कर्स क्या होते हैं, दे आर द टेम्परेरी वर्कर्स हु आर अपॉइंटेड ऑन डेली वेज रेट, डेली बेसिस वेज रेट। ठीक है, उनको क्या करते हैं, डेली वेज रेट बेसिस पे हम उनको क्या करते हैं, हायर करते हैं। अच्छा, ये जो हमारे बादली वर्कर्स होते हैं इसके केस में हमारा फ्रॉड भी बहुत होता है। जो सपोज दैट सुपरवाइजर है जिसको हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है कि वो वर्कर्स का अपॉइंटमेंट करेगा, जो भी है डेली वर्कर्स का, तो उस केस में क्या करता है, वो धांधली बहुत करता है। ठीक है, तो यहां पर एक प्रॉपर मतलब कि रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन्ड बाय द सुपरवाइजर इन ऑर्डर टू चेक ओवर द फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस इन द अपॉइंटमेंट ऑफ बादली वर्कर्स एंड कैजुअल वर्कर्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, सपोज हमने अपॉइंटमेंट किया भी नहीं और हमने पेपर पे दिखा दिया भाई हमारे पास इतने वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनकी डेली में वेज रेट इतना है, तो हमने ऊपर से तो फंड लिया लेकिन हमने उसको क्या किया,
वहां पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, उसको मिस अप्रोप्रिएट किया, या मैंने अपने पॉकेट में डाल लिया या कहीं और खर्च कर दिया, तो वहां पर क्या होता है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स होता है। तो इसीलिए जो फैक्ट्रीज हैं, इन फैक्ट्रीज के केस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो डेली वर्कर्स या कैजुअल वर्कर्स का अपॉइंटमेंट है दैट शुड बी प्रॉपरली चेक्ड, मतलब वहां पे कोई फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस, क्योंकि अक्सर इन केसेस में क्या होता है, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस बहुत होती हैं। तो कैजुअल वर्कर्स क्या होते हैं, दे आर टेम्परेरी वर्कर्स, दे आर टेम्परेरी वर्कर्स हु आर अपॉइंटेड, हु आर अपॉइंटेड ऑन डेली वेज रेट basis in order to meet additional workload, in order to meet additional workload or to stand in for absentees, or to stand in for absentee workers, for absentee वर्कर्स। इसमें क्या है कि हम जो डेली हमारा वर्कलोड कभी इंक्रीज हो जाता है तो उस पर्टिकुलर केस में, मतलब कि इंक्रीज वर्कलोड को टैकल करने के लिए हम क्या करते हैं, कैजुअल वर्कर्स को हायर करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कैजुअल वर्कर्स के बारे में। अब आता है हमारा आउट वर्कर्स, हमारा आता है आउट वर्कर्स, आउट वर्कर्स। ठीक है, आउट वर्कर्स क्या होते हैं, आउट वर्कर्स आर दोज वर्कर्स हु वर्क या हु वर्क्स आउटसाइड द फैक्ट्री, मतलब कि वो हमारे फैक्ट्री प्रेमाइसेस में काम नहीं करते हैं, दे जनरली वर्क आउटसाइड द फैक्ट्री प्रेमाइसेस, वो हमारे क्या होते हैं, फैक्ट्री प्रेमाइसेस के बाहर से ही काम करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, आउट वर्कर्स। ठीक है, आउट वर्कर्स भी दो तरह से होते हैं, पहले मैं लिख देता हूं कि आउट वर्कर्स क्या होते हैं, दे आर दोज वर्कर्स, दे आर दोज workers who works outside the factory premises, who works from outside, who works from outside the factory premises, मतलब वो हमारे फैक्ट्री प्रेमाइसेस के बाहर से काम करते हैं। अच्छा, आउट वर्कर्स भी दो तरह से होते हैं, पहला तो होता है वर्कर्स हु वर्क फ्रॉम देयर होम, पहला है वर्कर्स who work from their home, और दूसरा है workers sent to site, workers sent to site। ठीक है, वर्कर्स हु वर्क फ्रॉम देयर होम, इसका क्या मतलब है, जनरली हम कॉटेज इंडस्ट्रीज में या देखते हैं, या जो हम बहुत ही स्मॉल बिल्कुल माइक्रो लेवल पे, जो जैसे कि सपोज दैट ये क्या कहते हैं कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, चूड़ी बनाने का बिजनेस जो है, सपोज मेरे पास चूड़ी बनाने की फैक्ट्री है। अब हम क्या करते हैं, जो चूड़ी के जो कुछ वो हैं, हम उनको क्या करते हैं, जो मतलब रॉ मटेरियल्स हैं या कुछ भी चीजें हैं, उसको हम जो वर्कर्स हैं उनको उनके घर पे प्रोवाइड करा देते हैं, और वो उसमें जो भी फिनिशिंग वगैरह होती है उसको करके हमारे तक पहुंचा देते हैं। तो एक हम उनको टाइम देते हैं, मतलब एक स्टेपुलेटेड टाइम देते हैं, लिमिटेड टाइम देते हैं, भाई इस टाइम तक आपको ये काम करके हम तक पहुंचाना है। तो उस केस में क्या होता है, या तो वो अपना टूल यूज करते हैं जो वर्क करने के लिए, या तो जो वर्कर्स हैं वो अपना टूल यूज करते हैं, और या तो हम उनको मतलब जो एम्प्लॉयर है, जो फैक्ट्री ओनर है, वो अपना ही टूल उनको प्रोवाइड कराता है। ठीक है, सपोज दैट अगर मैं वर्कर हूं तो या तो मैं अपना टूल यूज करूंगा, या तो वो टूल यूज करूंगा जो फैक्ट्री ओनर ने मुझे प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो जनरली ये क्या होता है कि ये वर्कर्स अपने घर से ही काम करते हैं, आउट वर्कर्स, ये फैक्ट्री प्रेमाइसेस में नहीं जाते हैं, हम इनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं। ये वर्क फ्रॉम होम जैसे आजकल चल रहा है कोविड के पैंडेमिक के केस में, तो ये बहुत जमाने से चला आ रहा है। तो कुछ ऐसे वर्कर्स होते हैं जो घर पे बैठे बैठे प्रोडक्शन करके वो लिमिटेड टाइम पीरियड में उनको हम देते हैं, वो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में उसका प्रोडक्शन करके हम उनको भेज देते हैं। मुझे याद है मैं जब छोटा हुआ करता था तो मेरे घर के बगल एक बहुत ही छोटी इंडस्ट्री, जहाँ पे चूरन, बचपन में जो ब्लैक वाला चूरन वगैरह मिलता था, या जो वुडन स्पून पर जो इमली की वो मीठी इमली आती थी, तो उसकी फैक्ट्री थी। तो वहां पर वो क्या करता था, रॉ मटेरियल जो है वो लोगों के घर तक पहुंचा देता था, या लोग आके ले जाते थे, वो अपने घर से बना करके एक दिन 2 दिन में जो भी होता था उसको वापस वो भेज देते थे।
तो ये बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल है आउट वर्कर्स का। मतलब हमको फैक्ट्री में जा करके काम नहीं करना है, वहां से हम रॉ मटेरियल्स लेकर आ जाते हैं और हम अपने घर में ही क्या कहते हैं कि प्रोड्यूस करते हैं, ईदर यूजिंग बाय माय ओन टूल और बाय द टूल विच इज प्रोवाइडेड बाय द फैक्ट्री ओनर। हम उसको प्रोड्यूस करके जो भी हमारा स्टिपुलेटेड टाइम है, गिवन टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में हम उसको क्या करते हैं, फैक्ट्री ओनर तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आउट वर्कर्स में पहला टाइप जो कि वर्क फ्रॉम होम करते हैं। दूसरा क्या है, वर्कर्स सेंट टू साइट। वर्कर्स सेंट टू साइट में क्या है कि ओनर खुद जो है वो अपने वर्कर को किसी पर्टिकुलर साइट पर भेजता है उस पर्टिकुलर काम के लिए। जैसे इंजीनियरिंग वर्क हो गया, या एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सपोज दैट मेरी गाड़ी भी खराब हो गई, मैंने गैराज पे बोला, मैंने कहा भाई अपने एक वर्कर को भेज दो, क्या कहते हैं मेरी गाड़ी यहाँ पे ठीक कर दे। तो अब वो क्या करेगा, जो गैराज ओनर है वो अपने किसी वर्कर को भेजेगा, यहाँ पे वो काम करेगा, काम करके फिर वो क्या है, मतलब कि वो स्पेसिफिक जॉब पर, मतलब कि वो किसी पर्टिकुलर कस्टमर के ऑर्डर पर या पर्टिकुलर जॉब के लिए वो जो गैराज ओनर ने उसको भेजा काम करने के लिए। ठीक है, तो वो भी क्या है, आउट वर्कर्स है। वो क्या है, वो साइट पर भेजेगा। क्यों भेजेगा, क्योंकि उसके पास स्पेसिफिक ऑर्डर है, उस स्पेसिफिक ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए उसने अपने वर्कर को वहां पर उस साइट पर भेजा है, ताकि वो वहां पर साइट पे जाकर के काम कर सके, वो फैक्ट्री में काम नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आउट वर्कर्स में भी दो तरह के वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स हु वर्क फ्रॉम देयर होम और वर्कर्स सेंट टू साइट। जब हम किसी वर्कर को किसी पर्टिकुलर जॉब के रिगार्डिंग को लेकर के हम उसको पर्टिकुलर साइट पर भेजते हैं काम करने के लिए, तो दोज वर्कर्स आर आल्सो कॉल्ड आउट वर्कर्स। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए टाइप्स ऑफ वर्कर्स। अब हम आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग में, आइडल टाइम एंड ओवर टाइम। आइडल टाइम, तो आइडल टाइम का कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉस्ट अकाउंटिंग में, कि आइडल टाइम आखिर है क्या। तो आइडल टाइम अगर मैं डिस्कस करूं सिंपल लैंग्वेज में, तो आइडल टाइम represent those time for which the worker has been paid but no production has been acquired for that time. Suppose that मैं मिस्टर ए जो है वो ओनर है, मिस्टर ए जो है वो ओनर है, और मिस्टर बी जो है ही इज अ वर्कर, ही इज अ वर्कर। मिस्टर बी को जो मिस्टर ए ने पेमेंट किया है वो 8 आवर्स की पेमेंट की है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को जो वेज पे किया है दैट इज फॉर 8 आवर्स, लेकिन एक्चुअल में पता चला कि मिस्टर बी ने जो काम किया है वो एक्चुअल में सिर्फ 7 घंटा 7 आवर्स एंड 30 मिनट्स काम किया है। तो इसका मतलब जो 30 मिनट्स की एक्स्ट्रा पेमेंट मैंने की है, मतलब मिस्टर बी हैज रिसीव्ड पेमेंट फॉर दैट 30 मिनट्स बट मिस्टर ए did not get any production for that 30 minutes। ठीक है, तो उस 30 मिनट का जो पेमेंट हमने किया है, या वो जो 30 मिनट हो रहा है, that 30 मिनट इज कॉल्ड आइडल टाइम। तो आइडल टाइम क्या है, आइडल टाइम रिप्रेजेंट दैट टाइम या दोज टाइम फॉर विच द वर्कर हैज बीन पेड। वर्कर को तो मैंने पे कर दिया, बट नो प्रोडक्शन हैज बीन एक्वायर्ड या नो प्रोडक्शन हैज बीन डन ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम। लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पर कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, लेकिन उसको हमने पेमेंट किया है, दैट इज कॉल्ड आइडल टाइम। तो आइडल टाइम क्या है, आइडल टाइम कैन बी अराइजेस, या नॉर्मली हमारा आइडल टाइम जो है वो अराइज होता ही है। सो आइडल टाइम रिप्रेजेंट द टाइम लॉस्ट बाय वर्कर्स हु आर पेड ऑन टाइम बेसिस। ठीक है, तो आइडल टाइम रिप्रेजेंट्स टाइम lost by workers who are paid on टाइम बेसिस, जिसको हम टाइम बेसिस पर पे कर रहे हैं, और उसने 7 आवर्स 30 मिनट्स जॉब किया, लेकिन 30 मिनट्स उसने जॉब नहीं किया, लेकिन स्टिल उसके लिए उसको पेमेंट मिली है, तो दैट इज कॉल्ड योर आइडल टाइम। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट मैं टीचर हूं, मैं कहीं किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं, और मुझे 1500 रुपीज पर लेक्चर, 1 घंटे का लेक्चर होता है, और उस 1 घंटे का लेक्चर के लिए मुझे 1500 रुपीज मिलते हैं। 1500 रुपीज पर आवर आई हैव बीन पेड। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं 1 घंटा पूरा क्लास में बैठा ही हूं। भाई स्टाफ रूम से क्लास में जाने तक 5 मिनट लग जाता है,
फिर वहां पे हो सकता है क्लास में बच्चे नहीं, बच्चों के वेट करने में 5 मिनट लग गया, बीच में हो सकता है मेरा फोन आ गया, मैंने फोन अटेंड किया, मैं वॉशरूम चला गया, या 5 मिनट पहले ही क्लास छोड़ दी, ठीक है, या अटेंडेंस लेने में टाइम वेस्ट कर दिया। तो ऐसा नहीं कि 1 घंटे का मुझे 1500 रुपीज मिल रहा है तो मैं पूरा का पूरा 60 मिनट्स पढ़ाता ही हूं। हो सकता है उसमें 5 to 10 मिनट्स या 15 मिनट्स ऐसा है जो कि मैं उस वक्त में काम नहीं कर रहा हूं, आने जाने में टाइम वेस्ट हो गया, बच्चों के वेट करने में टाइम वेस्ट हो गया। तो ये जो 15 मिनट्स मैंने काम नहीं किया लेकिन फिर भी मुझे 1500 रुपीज 60 मिनट्स के पूरे मिले, तो ये जो 15 मिनट्स हमारा लॉस हो गया, दैट इज कॉल्ड आइडल टाइम। तो इस आइडल टाइम में हमको कोई पेमेंट, मतलब हमने कोई काम नहीं किया, कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, बट स्टिल वर्कर्स हैव बीन पेड फॉर दोज टाइम, तो दैट इज कॉल्ड सिंपली योर आइडल टाइम। अब आई होप कि आपको आइडल टाइम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ आइडल टाइम? क्या कॉजेज हैं? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ आइडल टाइम? तो जो कॉजेज हैं दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर हेड्स। पहला तो है प्रोडक्टिव कॉजेज। प्रोडक्टिव कॉजेज क्या है? प्रोडक्टिव कॉजेज आर दोज कॉजेज विच रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ प्रोडक्शन। जहां पे हमारा लॉस ऑफ प्रोडक्शन होता है वहां पे कोई हमारा प्रोडक्शन नहीं, मतलब ड्यू टू प्रोडक्टिव कॉजेज देयर इज अ लॉस इन द प्रोडक्शन। हमारा जो प्रोडक्शन है वो हमारा लॉस हो रहा है, ठीक है, वहां पे हमको कोई प्रोडक्शन नहीं मिला है, तो दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिव कॉजेज। दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज क्या है? आइडल टाइम विच इज ड्यू या विच अराइजेज ड्यू टू द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस। हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने कुछ ऐसा डिसीजन लिया है कि हमको अपनी फुल कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं करना है, हमको अपनी जो टोटल एफिशिएंसी, मतलब कि जो हमारी कैपेसिटी है बिलो द कैपेसिटी जो वर्क करना है। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हैं इनकी वजह से अगर हमारा कोई आइडल टाइम अराइज हो रहा है तो दैट इज ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज। या सपोज दैट अभी हमारा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन पेंडिंग है रिगार्डिंग सम प्रोडक्शन, हमको कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन उस प्रोडक्शन के रिगार्डिंग लेना है लेकिन अभी तक हम ले नहीं पाए, तो उसकी वजह से जो टाइम हमारा लॉस हो रहा है आइडल टाइम, मतलब वो जो आइडल टाइम होगा दैट इज ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज। तीसरा है इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशंस, राइज इन डिमांड, फॉल इन डिमांड, इन सब की वजह से जो है या और भी इन्फ्लेशन है, ठीक है, तो इन सब की वजह से जो हमारा आइडल टाइम होता है दैट इज कॉल्ड आइडल टाइम ड्यू टू इकोनॉमिक कॉजेज। तो पहला इसको हम डीपली पढ़ने वाले हैं कि इन सब सारे कॉजेज को हम अच्छे से डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला है प्रोडक्टिव कॉजेज। प्रोडक्टिव कॉजेज, प्रोडक्टिव कॉजेज क्या है? मैंने पहले बताया कि प्रोडक्टिव कॉजेज आर दोज कॉजेज विच रिजल्ट्स इन द लॉस इन द प्रोडक्शन, ठीक है। तो प्रोडक्टिव कॉजेज आर दोज विच रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ प्रोडक्शन, जैसे आइडल टाइम ड्यू टू मशीन ब्रेकडाउन। आइडल टाइम ड्यू टू मशीन ब्रेकडाउन, भाई मशीन ही खराब हो गई। सपोज दैट मैं क्लास लेने गया, मैं टीचर में क्लास लेने गया, ठीक है, कभी कभी क्योंकि मैं इवनिंग कॉलेज में पढ़ता था, ठीक है, तो कई बार ऐसा हुआ था कि भाई लाइट पूरा पावर ग्रिड ही फेल हो गया। तो अब जब पावर ग्रिड फेल हो गया तो हम क्या कर सकते हैं? देयर विल बी नो क्लास। टीचर्स भी मजबूर हो जाते थे, भाई रात के 8 बजे क्लास होनी है, अंधेरा हो गया, कैसे क्लास ले सकते हैं? तो सपोज दैट ऐसा हो गया, कभी कंडीशन ऐसी हो गई कि पावर ग्रिड फेल हो गया या क्या कहते हैं कि सप्लाई नहीं है, तो हम कैसे क्लास लेंगे? तो वहां पर क्या है गया, पूरा एक दिन का लेक्चर जो, अब भाई मैं तो क्लास में गया, मैं तो अपनी क्लास दिखाऊंगा, मुझे पेमेंट चाहिए, लेकिन मैंने कुछ प्रोडक्शन नहीं किया क्योंकि मैंने क्लास ली नहीं, पढ़ाया नहीं, ड्यू टू फेलियर ऑफ पावर फेलियर, ठीक है। तो वहां पर क्या हो गया, ये क्या है, इसी तरह से मशीन ब्रेकडाउन, भाई मैं तो काम पे गया था, वहां पर फैक्ट्री में मशीन ही नहीं चल रही है, तो मैं कैसे प्रोडक्शन करूंगा? तो मशीन फेलियर ब्रेकडाउन की वजह से आइडल टाइम जो होता है, इससे हमारा प्रोडक्शन लॉस हुआ, दैट इज कॉल्ड आइडल टाइम ड्यू टू प्रोडक्टिव कॉजेस, ठीक है। तो मशीन ब्रेकडाउन। दूसरा है पावर फेलियर। तीसरा है वेटिंग फॉर टूल्स। सपोज दैट मैं क्लास में गया क्लास लेने, अब मैं कह रहा हूँ भाई जाके ऑफिस से मार्कर ले आओ। अब एक स्टूडेंट जाएगा, वो ऑफिस में मार्कर, अब ऑफिस वाले भी हो सकता है ऑफिस वाले भी अपना कुछ काम कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं वो कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तुरंत उठ के मार्कर दे देंगे, भाई उनको भी 2-3 मिनट लगेगा, ठीक है। तो ये जो हम टूल वहां पे, तो मतलब मैं फैक्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से टूल का है, मैं यहाँ पे एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमारा टूल क्या है। मार्कर इज माई टूल,
आई एम वेटिंग फॉर माई टूल, तो वेटिंग फॉर टूल, वेटिंग फॉर लाइक जो भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं उनको उनके लिए वेट करने में जो टाइम वेस्ट होता है दैट इज ऑल्सो योर आइडल टाइम, ठीक है, वेटिंग फॉर टूल्स। नेक्स्ट वेटिंग फॉर वर्क, वेटिंग फॉर वर्क, वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शंस, हम वेट कर रहे हैं, हमें अभी हमको कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं मिला काम करने का, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस, सुपरवाइजर ने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया अभी कि कहाँ कर जाकर के क्या काम करना है, वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो ये जो हमारे जनरल रीजंस हैं दे आर कॉल्ड प्रोडक्टिव कॉजेज विच रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ प्रोडक्शन। इनसे हमारा क्या होता है, इससे हमारा प्रोडक्शन जो है वो लॉस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज, नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज, आइडल टाइम इज समटाइम्स कॉज्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस ऐसे होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि सपोज दैट डिप्रेशन की कंडीशन चल रही है, डिमांड हो ही नहीं रही है, तो उस केस में मैंने एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया है कि भाई जो भी हमारी जितनी भी मशीनरीज हैं वो अपनी कैपेसिटी के बिलो काम करेंगी, मतलब अपनी फुल कैपेसिटी पे काम नहीं करेंगी, जो भी उनकी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से बिलो वो काम करेंगी, ठीक है। तो वहां पर क्या है, वर्कर्स तो आ रहे हैं फैक्ट्री में, लेकिन हम उनको काम, क्योंकि उनका जो काम है वो पूरी तरह से हो नहीं रहा, हमने मशीन की कैपेसिटी पे कम हमने उस पे काम करने के लिए बोला है, तो ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज है, ठीक है। या कभी कभी ऐसा होता है कि डिप्रेशन के टाइम में क्या होता है कि हमने वर्कर्स को तो बुला लिया है लेकिन कुछ काम है नहीं, क्योंकि डिमांड है ही नहीं मार्केट में, तो हमने उनको काम ना करने के लिए बोला, लेकिन फिर भी हम उनको पे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे जो क्वालिफाइड टीचर, मतलब कि जो वर्कर्स हैं उनको हम लूज करें। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सपोज कोई टीचर है, अभी बच्चों का एडमिशन हुआ नहीं है, बट स्टिल आई एम पेइंग दोज टीचर्स। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो टीचर्स हमारे क्या बना रहे, वो कहीं जाए ना, ठीक है। तो अभी कोई काम है नहीं क्योंकि बच्चों का एडमिशन हुआ नहीं है, फिर भी मैं उसको पेमेंट दे रहा हूं, उसकी सैलरी पे कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो टीचर हमारे यहाँ रिटेन रहे, वो बहुत अच्छा टीचर है, वो क्वालिटी टीचर है, तो उसको मैं लूज नहीं करना चाहता। तो इन ऑर्डर टू रिटेन दैट टीचर या दोज टीचर्स हैव बीन पेड विदाउट वर्किंग, ठीक है। तो वहां पर क्या है, दैट इज कॉल्ड आइडल टाइम ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज, ठीक है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज में भी वही है, जैसे कि ड्यू टू डिक्रीज इन, जैसे पैंडेमिक अभी हमारा कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19 में हमको पता है कि जो प्रोडक्शन है सबके प्रोडक्शंस कम हो गए हैं। कुछ लोगों ने तो बिल्कुल रिट्रेंच कर दिया अपने एम्प्लॉयज को, लेकिन कुछ फैक्ट्रीज या कुछ अभी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो एम्प्लॉयज को पेमेंट कर रहे हैं, ऑल्दो कोई काम नहीं हो रहा है, बट स्टिल दे आर वर्किंग, दे हैव बीन पेड, ठीक है। तो वहां पर क्या है कि इकोनॉमिक कंडीशन ड्यू टू इकोनॉमिक कॉजेज, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन या रिसेशनरी कंडीशन है, जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक कॉजेज की वजह से जो हमारा आइडल टाइम है दैट इज कॉल्ड आइडल टाइम ड्यू टू इकोनॉमिक कॉजेज। जैसे हम मार्केट में डिमांड है ही नहीं, तो मैंने अपने एम्प्लॉयज को कह रहा कि भाई प्रोडक्शन कम कर दो, ठीक है। तो वहां पर क्या है, प्रोडक्शन कम हो गया लेकिन फिर भी हम उनको पे कर रहे हैं टाइम बेसिस पर, ठीक है। वहां पे उनका काम कम हो गया लेकिन फिर भी हम उनको पे कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड आइडल टाइम ड्यू टू इकोनॉमिक कॉजेज, ठीक है। अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ आइडल टाइम कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट ऑफ आइडल टाइम, इसको हमको ट्रीट कैसे करना है, हाउ टू एब्जॉर्ब द आइडल टाइम। भाई जो हमने एक्स्ट्रा पेमेंट उनको की, भाई 7.5 घंटा उन्होंने काम किया लेकिन हमने उनको 8 घंटे की पेमेंट दी, तो ये जो आधे घंटे की पेमेंट एक्स्ट्रा दी उसको एब्जॉर्ब कैसे करना है, रिकवर कैसे करना है। तो ट्रीटमेंट ऑफ आइडल टाइम, ट्रीटमेंट ऑफ आइडल टाइम, ठीक है। तो आइडल टाइम में 2 तरीके होते हैं, एक होता है नॉर्मल आइडल टाइम, एक होता है नॉर्मल आइडल टाइम। नॉर्मल आइडल टाइम क्या है? जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी कंट्रोल, वो होना ही होना है, ठीक है। और एबनॉर्मल आइडल टाइम, जिसको एबनॉर्मल आइडल टाइम विच इज ड्यू टू द एबनॉर्मल कंडीशंस, जो हमारी एबनॉर्मल कंडीशंस की वजह से होती हैं। तो नॉर्मल आइडल टाइम क्या है? जो होने ही होने हैं, वी कैन नॉट कंट्रोल। जैसे भाई टीचर है, टीचर की अगर वो क्लास ले रहा है तो उसको हो सकता है पर्सनल रीजंस की वजह से बाहर जाना पड़े, वॉशरूम जाना पड़े, वॉशरूम नेचर कॉल पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, नेचर कॉल आ गई, आई हैव टू गो,
ठीक है। या हो सकता है क्या कहते हैं कि स्टाफ रूम से लेकर के क्लासरूम तक आने में 5 मिनट वेस्ट होना ही होना है, इतना बड़ा डिपार्टमेंट है। अब ऐसा तो नहीं कि शक्तिमान की तरह वो उड़ करके आ जाएगा क्लास में विद इन द सेकेंड, ठीक है। तो वहां से लेकर के या अगर मैं फैक्ट्री की बात करूं तो फैक्ट्री गेट से लेकर के मशीन तक आने में उसको कुछ ना कुछ टाइम लगेगा ही लगेगा, ठीक है। इसी तरह से सपोज दैट वो हम एक क्लास खत्म करके दूसरे क्लास में गए, वहां पे टीचर ऑलरेडी पहले पढ़ा रहा है, मैं वेट करूंगा कि भाई वो निकले। ऐसा तो नहीं कि टॉपिक को बीच में छोड़ के चला आएगा, अगर जो टॉपिक उसने स्टार्ट किया तो उसको टॉपिक को एंड करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो आइडल टाइम्स है दे आर कॉल्ड नॉर्मल आइडल टाइम्स, ये होने ही होने होते हैं, इस पर कोई रोक टोक नहीं है, ये होना ही होता है, ठीक है। वी कैन नॉट कंट्रोल, ठीक है। तो नॉर्मल आइडल टाइम को हम कैसे कंट्रोल करेंगे, तो यहां पे दो तरह का मतलब दो वे हैं जिससे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो पहला तो है एज ओवरहेड। एज ओवरहेड जो भी नॉर्मल आइडल टाइम है, सपोज दैट वो 30 मिनट्स की जो पेमेंट मैंने एक्स्ट्रा की है, जो मैंने एग्जांपल लिया था कि 8 घंटे की पेमेंट की और 7.5 घंटे उसने काम किया, तो ये जो 30 मिनट्स की मैंने एक्स्ट्रा पेमेंट की है उसको मैं ओवरहेड मान लूं, इनडायरेक्ट वेज मान लूं और उसको मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड कर दूं एज अ ओवरहेड, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि मैं जो डायरेक्ट वेज है उसको इन्फ्लेट कर दूं, जो डायरेक्ट वेज है एज डायरेक्ट वेजेस, इसमें हमने इसको क्या ट्रीट किया, एज एन इनडायरेक्ट वेज, इनडायरेक्ट वेज की तरह ट्रीट किया, उसको मैंने ओवरहेड ट्रीट करके उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड कर दिया। और दूसरा वे क्या है, एज डायरेक्ट वेज, उसको मैं डायरेक्ट वेज मान करके मैं क्या करूं, जो वेज रेट है उसको मैं इन्फ्लेट कर दूं। जैसे सपोज दैट 8 घंटा मतलब कि कोई पर्सन है जिसको मैंने 8 घंटे की पेमेंट दी, ठीक है, और पर आवर जो वेज रेट है दैट इज ₹20 पर आवर, दैट इज ₹20 पर आवर। लेकिन जो उसने काम किया है एक्चुअली, वो एक्चुअल टाइम जो उसने वर्क किया है, एक्चुअल टाइम वर्क जो है दैट इज 7 आवर्स, और हमने उसको पे कितने आवर्स के लिए किया है, 8 आवर्स के लिए किया है, ठीक है। तो ये जो टाइम जो वेज अब ₹20 पर आवर है, इसको मैं इन्फ्लेट करूंगा। कैसे इन्फ्लेट करूंगा, 20 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 8, मतलब 20 जो रुपीस मैंने पे किए हैं, मतलब कि जो है हमारा, ठीक है, तो दैट इज फॉर, तो इसको मैं करूंगा 20 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो कितना आ जाएगा 22.85, 22.85, मतलब कि मैंने, सॉरी ये पर आवर नहीं है, इसको मैं ले लेता हूं कि 8 घंटा जो उसने काम किया है तो उसके लिए मैंने उसको 20 रुपए पे किए हैं, 20 रुपीज पे किए हैं, ठीक है। तो अब यहां पर अगर मैं क्या कहते हैं कि निकालना चाहूं कि भाई हमारा जो एक्चुअल वेज रेट है वो कितना होगा, तो दैट वुड बी 20, क्योंकि उसने एक्चुअल टाइम कितना काम किया है 7, तो 20 रुपीज जो मैंने पे किया होगा उसको 7 आवर्स के लिए किया होगा, तो 20/7, और हमें उसको पे कितने आवर्स के लिए करना है, 8 आवर्स के लिए करना है, तो वो जो एक्चुअल वेज हमारा आ जाएगा दैट वुड बी 22.85। तो ये हमारा क्या होता है, इन्फ्लेट हो जाता है वेज रेट। डायरेक्ट वेज को हमने क्या किया, इन्फ्लेट कर दिया, 20 रुपए की जगह हमने उसको क्या कर दिया, 22 रुपए 85 पैसा हमने उसको एज अ डायरेक्ट वेज दिखा दिया होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, ठीक है। तो लेकिन ये जो दूसरा मेथड है वो बहुत ही ज्यादा फेमस नहीं है। जो पहला मेथड है एज अ इनडायरेक्ट वेज, उसको हम क्या करते हैं, कॉस्ट एज एन ओवरहेड, उसको हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा है एबनॉर्मल, ये तो नॉर्मल आइडल टाइम हो गया। नॉर्मल आइडल टाइम क्या है, मतलब कि वो होना ही होना आता है, हर महीने वो होगा ही होगा, इतने का तो नॉर्मल टाइम होता ही होता है, तो उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा वेरी नहीं करेगी, मतलब कंसिस्टेंटली हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम रहेगी, क्योंकि कंसिस्टेंटली वो हमारे नॉर्मल ओवर जो हमारे आइडल टाइम है वो होते ही रहते हैं। लेकिन एबनॉर्मल ओवरहेड्स क्या है, एबनॉर्मल ओवरहेड्स आइडल टाइम जो है, आइडल टाइम, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि एबनॉर्मल आइडल टाइम हमेशा हमेशा हो रहे हैं, पावर फ्लेवर हो गया, ठीक है, या अर्थक्वेक आ गया, कुछ भी कंडीशन ऐसी है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर केस में एबनॉर्मल आइडल टाइम को हम कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। इट इज शोन इन कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इसलिए ऐड नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि एबनॉर्मल जो है वो रेयर होते हैं, कभी कभी। सपोज दैट साल भर की अगर मैं बात करूं तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 12 महीने होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च में तो कुछ नहीं हुआ, अप्रैल में एक ऐसा कंडीशन आ गई कि एबनॉर्मल आइडल टाइम हो गया। अब अगर मैं उस आइडल टाइम को उस पर्टिकुलर मंथ के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड कर दूं, तो पता चला जनवरी, फरवरी, मार्च में तो नॉर्मल कॉस्ट थी, अप्रैल में अचानक से कॉस्ट इन्फ्लेट कर गई, और फिर मई, जून, जुलाई से वापस से फिर डाउन हो गई। तो ये जो अप्रैल महीने की हमारी सेल्स जो होगी वो कोई नहीं लेगा, वो कहेगा भाई एक महीने के लिए इतनी महंगी हो गई, क्यों ले रहे हैं। तो वहां पर क्या है, इट विल रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सेल,
ठीक है। तो वहां पर क्या है, इसलिए ताकि हमारा जो कॉस्ट है वो ओवर द पीरियड कंसिस्टेंट रहे, बहुत ज्यादा उसमें चेंजेस ना आए। क्योंकि अगर हम एबनॉर्मल, कोई भी एबनॉर्मल लॉसेज हैं, चाहे वो एबनॉर्मल लॉस हो, चाहे वो एबनॉर्मल आइडल टाइम हो, कोई भी हो, अगर उसे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करेंगे तो अचानक से उस पर्टिकुलर मंथ की जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी, इन्फ्लेट हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो सेल है वो हैम्पर करेगा। ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो एबनॉर्मल आइडल टाइम है उसको हम क्या करते हैं, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। ठीक है। अब आते हैं ओवर टाइम पर। ओवर टाइम बहुत ही नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, सबको पता है कि ओवर टाइम क्या है। अगर मैं जनरल टर्म में बोलूं कि भाई ओवर टाइम क्या है, तो मैंने कहा भाई अगर हम अपने नॉर्मल वर्किंग आवर्स से ज़्यादा काम करते हैं, मुझे कॉलेज में कहा गया भाई क्या कहते हैं कि 8 घंटे आपकी जॉब है या 5 घंटे की जॉब है, आपको 5 घंटे पढ़ाना है। लेकिन कभी कभी ऐसा हुआ एग्जाम पास आ रहा है, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मैंने बच्चों की एक्स्ट्रा क्लास ले ली, भाई मैंने कहा 2 घंटे एक्स्ट्रा बैठना है। तो अगर मैं 5 घंटे से ज़्यादा उनको 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, दैट इज योर ओवर टाइम। वो मैं क्या कर रहा हूँ, ओवर टाइम कर रहा हूँ। ठीक है। तो ओवर टाइम अकर्स व्हेन ओवर टाइम अकर्स व्हेन वर्कर्स वर्क beyond the work beyond the normal वर्किंग आवर्स। जो हमारे नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं उसके बियॉन्ड अगर हम कोई काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, स्टिल उसके बियॉन्ड जाकर के हम काम कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड योर ओवर टाइम। ठीक है। नॉर्मली हम फैक्ट्रीज एक्ट में क्या है कि एनी वर्कर्स अकॉर्डिंग टू फैक्ट्रीज एक्ट 1948, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि इफ एनी वर्कर इज वर्किंग मोर देन 9 hours a day and 48 hours in a week, तो अगर कोई एम्प्लॉय एक दिन में 9 घंटे से ज्यादा या एक हफ्ते में 48 आवर्स से ज्यादा काम करता है, तो इट हैज बीन अज्यूम्ड कि उसने ओवर टाइम किया है। ठीक है। तो नॉर्मल वर्किंग आवर्स से ज्यादा अगर हम काम करते हैं, उसके बियॉन्ड जाकर के काम करते हैं, तो दैट इज योर ओवर टाइम। ठीक है। अच्छा, ओवर टाइम के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? पहला तो है, एडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या हैं कि हमारा ज्यादा प्रोडक्शन होगा, कंपनी के लिए ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो सेल्स भी ज्यादा होंगे, तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। ठीक है। ये तो एडवांटेजेस हैं। लेकिन अगर एडवांटेजेस को हटा दिया जाए तो उसके डिसएडवांटेजेस ज्यादा हैं। पहला क्या है डिसएडवांटेजेस? इट लीड्स टू एक्सेसिव लेबर कॉस्ट। हमारा जो लेबर कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि भाई जो लेबर्स हैं दे आर वर्किंग बियॉन्ड द नॉर्मल टाइम। नॉर्मल टाइम के लिए तो मैं उनको पेमेंट करूंगा ही, लेकिन उसके बाद भी उनको मैं पेमेंट करूंगा। तो अच्छा, ओवर टाइम का जो वेज रेट होता है वो जनरली नॉर्मल टाइम से ज्यादा होता है। अगर मैं नॉर्मल टाइम में उसको 1 रुपए पर घंटा दूंगा, तो ओवर टाइम के लिए मैं उसको 2 रुपए पर घंटा दूंगा। मतलब नॉर्मली दैट इज ट्वाइस द नॉर्मल वर्किंग आवर। जो ओवर टाइम का वेज रेट होता है दैट इज जनरली दैट ट्वाइस ऑफ नॉर्मल वर्किंग आवर्स। ठीक है। तो इसलिए ओवर टाइम क्या है, जनरली लोग ओवर टाइम को, जो ओनर्स हैं वो ओवर टाइम को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। दूसरा है, ड्यूरिंग ओवर टाइम लेबर प्रोडक्टिविटी इज डिक्रीज्ड। जाहिर सी बात है, कोई भी पर्सन, आदमी ह्यूमन है, मशीन तो है नहीं कि वो कंटिन्यूसली काम करता रहे विदाउट एक्सर्शन, विदाउट थकान। मैं भी हूं, अगर मैंने 1 घंटा लगातार पढ़ा लिया तो मैं अगले लेक्चर के लिए वही कहूंगा कि मुझे 1 घंटे का वेट दो, कम से कम आधे घंटे का तो ब्रेक दो अगले लेक्चर के लिए। क्यों? क्योंकि आदमी जो है वो लगातार कोई काम नहीं कर सकता है। तो अगर कोई पर्सन ऑलरेडी 8 घंटा दिन भर में जॉब कर चुका है, काम कर चुका है, तो अब तुम यू कैन इजिली अज्यूम कि उसका वर्क ओवर टाइम में क्या होगा, वो इतना प्रोडक्टिव नहीं रहेगा। हमको पता है कि लॉ ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हमने पढ़ा है कि बढ़ती है प्रोडक्टिविटी, फिर आफ्टर रीचिंग इट्स मैक्सिमम इट डिक्रीजेस। तो इसी तरह से क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो होती है लेबर की, वो भी क्या होती है, घटती जाती है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का ग्राफ ऐसा होता है। ठीक है। तो वो भी क्या होती है, घटती जाती है। तो इसीलिए हमारा जो ओवर टाइम में जो लेबर की प्रोडक्टिविटी होती है वो बिल्कुल ही डिक्रीज हो जाती है। तो हमको प्रोडक्शन में कोई ज्यादा फायदा नहीं होता है। एक तो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो गई है, ऊपर से उनको जो वेज पेमेंट हम कर रहे हैं वो ट्वाइस रेट पे कर रहे हैं, तो डिसएडवांटेजेस ही तो है। तीसरा है, इट हैज बैड इफेक्ट ऑन हेल्थ ऑफ वर्कर्स। बैड इफेक्ट ऑन हेल्थ ऑफ वर्कर्स। ठीक है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है, उनकी हेल्थ इफेक्ट होगी ओवर टाइम में। ठीक है। सुबह से लेकर शाम तक काम करेगा तो पता चला उसका
मतलब कि हेल्थ बहुत ही जल्दी डिग्रेड हो रही है, तो हम क्योंकि ह्यूमन बीइंग है वहां पे उसकी हेल्थ के साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ठीक है। फिर क्या है, कुछ ऐसे ओवरहेड्स हैं जैसे कि भाई दिन में तो चलो ठीक है, बिना लाइट के भी हम काम कर ले रहे हैं, लेकिन रात में हमको क्या है, प्रॉपर लाइटिंग चाहिए, प्रॉपर और भी मतलब कुछ ऐसे ओवरहेड्स हैं जो कि ओवर टाइम के टाइम पे हमारा क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। जैसे जनरल लाइटिंग हो गई, ठीक है, और वॉचमैन हो गया प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो इन सब की वजह से क्या है कि हमारा जनरल जो ओवरहेड्स हैं उनकी वजह से हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या है, इट क्रिएट्स स्ट्रेन ऑन मशीनरी, स्ट्रेन ऑन मशीनरी। भाई जाहिर सी बात है, आदमी तो आदमी, मशीन को भी रेस्ट चाहिए। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली 24 घंटे मशीन चली रही है भाई, वो भी तो इंजन ही है, वो भी एक वक्त क्या आएगा, बिल्कुल हॉट होकर के बिल्कुल जल जाएगा। तो वहां पर क्या है कि अगर ओवर टाइम की कंडीशन रहेगी तो वहां पर क्या है, मशीनरी भी हमारे क्या होंगी, बस उनके भी खराब होने के चांसेस जल्दी हैं। जो चीज साल भर चलनी चाहिए वो सिर्फ 6 महीने ही चलेगी, ठीक है। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं किसके, ओवर टाइम के। और मैंने वेज का बताया है कि जनरली जो ओवर टाइम के वेज रेट होते हैं दैट इज ट्वाइस एज कंपेयर टू नॉर्मल टाइम। तो इसलिए हम जो ओवर टाइम है, जनरली ओवर टाइम आर अवॉइडेड बाय द फैक्ट्री ओनर्स, ठीक है। तो जनरली हम क्या करते हैं, ओवर टाइम को अवॉइड करते हैं। अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम क्या है, इसको हम ट्रीट कैसे करें, एब्जॉर्ब कैसे करें, मतलब रिकवर कैसे करें कॉस्ट में। तो ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम पहला तो है, इफ व्हेन ओवर टाइम इज जॉब स्पेसिफिक, ओटी, ओवर टाइम को मैं ओटी लिख रहा हूं। मैंने पहले ही बताया था कि ओवर टाइम जो है जॉब स्पेसिफिक हो सकता है। जैसे सपोज दैट मैं टेलर हूं, मेरे पास कोई मिस्टर ए है, उन्होंने कहा भाई ईद पास आ रही है, आप मेरा ये कपड़ा एक दिन में सिल दो। मैंने कहा एक दिन में हो तो जाएगा, लेकिन ये ओवर टाइम करना पड़ेगा इसके लिए। तो वो ओवर टाइम, क्योंकि ये जॉब स्पेसिफिक है, तो ये सारा का सारा जो ओवर टाइम का पैसा है वो मैं किससे रिकवर कर लूं, उस पर्टिकुलर कस्टमर से। तो व्हेन ओवर टाइम इज जॉब स्पेसिफिक, इट इज अंडरटेकन बाय द specific order, on the specific order, so it would be recovered from that particular customer। उस पर्टिकुलर कस्टमर से क्या होगा, मैं उसको रिकवर करूंगा, उसकी कॉस्ट में मैं रिकवर करूंगा। दूसरा है when overtime is due to general pressure, ठीक है, ड्यू टू जनरल प्रेशर, ठीक है। जैसे कि हमारी इकोनॉमी में या हमारी कुछ ऐसी कंडीशन हो गई, सपोज सर्दी आ गई, सर्दी में वुलन क्लॉथ्स की डिमांड बढ़ गई। अब उन डिमांड्स को कोप करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक्स्ट्रा वर्कर्स चाहिए, ठीक है। तो उस केस में हमारा जो ओवर टाइम है उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, या तो मैं उसको डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ट्रीट कर लूं एज अ प्रीमियम टू डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, या तो मैं क्या करूं, उसको इनडायरेक्ट वेज ट्रीट करके, ओवरहेड ट्रीट करके मैं उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड कर दूं, ठीक है। जो जनरल प्रेशर की वजह से, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक ऑर्डर तो है नहीं भाई, इकोनॉमिक कंडीशन ही ऐसी है कि हमारी डिमांड बढ़ गई है, तो ऐसा नहीं कि मैं किसी स्पेसिफिक कस्टमर से, तो मैं क्या करूंगा, उसको जनरली जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा उसमें मैं उसको ऐड कर दूंगा एज अ इनडायरेक्ट वेज, ठीक है। अच्छा, दूसरा है, इसको हम नॉर्मल ओवर टाइम की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। नॉर्मल ओवर टाइम भी इसको हम बोल सकते हैं। नॉर्मल मतलब कि जो नॉर्मल कंडीशन में होते हैं, ठीक है। तो उसको मैं क्या करूंगा, एज अ इनडायरेक्ट वेज ओवरहेड ट्रीट करूंगा, उसको मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड कर दूंगा, जैसे मैंने आइडल टाइम को ट्रीट किया था, ठीक है। तीसरा है एबनॉर्मल, ड्यू टू एबनॉर्मल कॉजेज, ओवर टाइम ड्यू टू एबनॉर्मल कॉजेज, ठीक है। ड्यू टू एबनॉर्मल कॉजेज जैसे कि ड्यू टू लाइक एक्सीडेंट, पावर फेलियर, फायर, इन सब की वजह से अगर हमने ओवर टाइम किया है, सपोज दैट ऐसा हुआ कि 2 दिन तक पावर फेलियर था, फिर तीसरे दिन लाइट आई, तो हमको प्रोडक्शन पूरा करने के लिए हमको क्या करना है, हमको ओवर टाइम करना है। तो उस केस में क्या है कि हम इसको जो भी एबनॉर्मल ओवर टाइम हमने दिया होगा या इनकर किया होगा, दैट शुड बी चार्ज टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट शुड बी चार्ज टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट वुड बी चार्ज टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि हमको ट्रीटमेंट करना है ओवर टाइम का। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही रखते हैं। सो फ्रेंड्स, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हमने क्या क्या किया, हमने टाइप्स ऑफ वर्कर्स पढ़े, जिसमें हमने बताया कि एक तो होते हैं कैजुअल वर्कर्स जिसको हम बादली वर्कर्स भी बोलते हैं, और दूसरा होता है आउट वर्कर्स, ठीक है। उसके अलावा हमने आइडल टाइम डिस्कस किया, उसके कॉजेस डिस्कस किए,
और उसका ट्रीटमेंट डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने ओवर टाइम डिस्कस किया, ओवर टाइम के कॉजेस डिस्कस किए, उसके डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए और उसका ट्रीटमेंट हमने डिस्कस किया कि किस तरह से इसको हमें एब्जॉर्ब करना है, उसको किस तरह से ट्रीट करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आई विल डिस्कस लाइक मेथड ऑफ वेज पेमेंट। ठीक है, हम वेज पेमेंट को अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा इंसेंटिव प्लान्स भी है। तो हम आगे 2-3 वीडियोस में इन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and don't forget to press the bell icon for future notifications. And if you have any problem, you can ask me in the comment section. Thank you.